नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। रक्षाबंधन त्योहार की आपको ढेर सारी बधाइयां। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। कोरोना की बात करेंगे हम बुलेटिन में। आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले 18 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह कि 12 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं ये भी बताएंगे आपको बुलेटिन में कि भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DGCI ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के इंसानों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश में कोरोना के मामले 18 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि 12 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं और रिकवरी रेट 64.76% हो गया है। वहीं मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है और ये घटकर 2.11% पर आ गया है। देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इसमें 50 लाख से अधिक टेस्ट पिछले 15 दिनों में किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 52,972 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 771 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 18,03,695 हो गई है। कोरोना से अब तक 38,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 40,50,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में अभी तक कोविड-19 के 11,86,203 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,79,103 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 2 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 3,81,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। देश में 5,79,000 सक्रिय मामले हैं और इसमें सबसे अधिक 2 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले दक्षिण राज्यों में हैं, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक मामले हैं। इसके बाद पश्चिमी राज्यों में 1,78,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान शामिल है। कोरोना के मामलों को क्षेत्रवार के हिसाब से देखें तो उत्तरी राज्यों में 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में 38,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट 57% से अधिक है। बिहार में 20,000 से अधिक लोगों का कोरोना से इलाज चल रहा है। यहाँ रिकवरी रेट करीब 64% है और मृत्यु दर 5.74% है। दिल्ली में 10,000 एक्टिव केस बचे हैं। यहाँ रिकवरी रेट 89% से अधिक है। पूर्वी राज्यों में पश्चिम बंगाल में 21,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। यहाँ रिकवरी रेट 69% से ऊपर है। ओडिशा में 12,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। यहाँ रिकवरी रेट 62% से अधिक है। असम में 10,000 से अधिक लोगों का अभी कोरोना का इलाज चल रहा है। यहाँ 75% से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश के पश्चिमी क्षेत्र में अकेले महाराष्ट्र में 1,48,000 से अधिक कोरोना के सक्रिय मामले हैं। यहाँ रिकवरी रेट 62% और मृत्यु दर 3.5% है। वहीं गुजरात में 14,500 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। राजस्थान में 12,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है। देश के मध्य इलाकों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 9,000 सक्रिय मामले हैं। यहाँ रिकवरी रेट 70% से अधिक है। छत्तीसगढ़ में 2,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। दक्षिणी राज्यों की बात करें तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में 74,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में रिकवरी रेट 43% के करीब और आंध्र प्रदेश में 52% है। तमिलनाडु में 57,000 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के अलावा कई नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और एहतियात के तौर पर अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया के नेतृत्व में एक टीम अमित शाह के इलाज पर नजर रख रही है। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन वो डॉक्टरों के परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वो स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने अमित शाह के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में वो भर्ती हो गए हैं। येदियुरप्पा ने बीते कुछ दिनों के दौरान अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपना ध्यान रखने और पृथकवास में रहने का अनुरोध किया। कोरोना संक्रमण के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी संक्रमित पाए गए हैं। हल्का संक्रमण होने के कारण उन्हें होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। कावेरी अस्पताल की चिकित्सा टीम द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की भी रविवार को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने ट्वीट किया कि डॉक्टरों की सलाह पर अपने आवास पर ही होम क्वारंटीन हूँ। इसके अलावा उन्होंने सभी से अपील की कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड को लेकर गाइडलाइंस है। ये दिशा निर्देश 8 अगस्त से लागू हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार सभी यात्रियों को यात्रा समय से कम 72 घंटे पहले नई दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर स्व घोषणा पत्र भरना होगा, जिसमें 14 दिन के क्वारंटीन पीरियड का पालन करने का शपथ पत्र देना होगा। इसमें 7 दिन का संस्थागत क्वारंटीन होगा, जिसमें उन्हें अपने खर्च पर रहना होगा, और 7 दिन का होम क्वारंटीन होगा। गर्भवती महिलाओं, परिवार में किसी की मृत्यु, गंभीर बीमारी या 10 साल या कम आयु के बच्चे होने जैसी स्थितियों में 14 दिन होम क्वारंटीन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए पहले से वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी। यात्री नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देकर भी संस्थागत क्वारंटीन से राहत पा सकते हैं। ये जांच यात्रा समय के 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यात्रियों को अपनी कोरोना रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। ताज़ा दिशा निर्देशों में विमान में चढ़ने और उतरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि यात्रियों को उड़ान में क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,80,93,000 के पार हो चुकी है और 6,89,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1,07,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस लंबे समय के लिए रह सकता है। विशेष रूप से एशिया में उच्च जनसंख्या वाले देशों में हाल के दिनों में नए मामलों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। संगठन का कहना है कि इसका मुख्य कारण अधिकांश एशियाई देशों में भारी आबादी और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। दुनिया में कोरोना के मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां अब तक 46,67,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,54,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। यहां अभी 30 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं ब्राजील में अब तक 27,33,000 से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 94,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर भारत है। इसके बाद रूस में 8.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। अभी 2 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले और 14,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति भारत के समग्र परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने एक लेख में लिखा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक लेख में नई शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा जगत के विभिन्न चिंतकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार ने नई शिक्षा नीति तैयार की है। उन्होंने लिखा कि व्यापक, समग्र और दूरदर्शी शिक्षा नीति कौशल और नवाचार पर केंद्रित है, जो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगी।
उन्होंने लिखा कि दुनिया को ज्ञान देने वाले भारत में ब्रिटिश काल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था थोपी गई जिसने भारत के युवाओं को उसकी जड़ों से अलग करने की कोशिश की। लेकिन नई शिक्षा नीति भारत को उसकी महान परंपरा और जड़ों से जोड़ते हुए दुनिया के नए विचारों और तकनीक को सम्मिलित कर एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण में अग्रसर होगी। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में उठाए गए कदमों का स्वागत करते हुए लिखा कि मेडिकल और लॉ कॉलेजों को छोड़कर सभी संस्थानों की देखभाल के लिए एक ही नियामक में लाकर उच्च शिक्षा को केंद्रित और शोध उन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। साथ ही 18 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार के विस्तार को उन्होंने स्वागत योग्य कदम बताया। उन्होंने ये भी कहा कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा न सिर्फ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चे को संस्कृति से भी जोड़ेगी। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारत के शिक्षा के इतिहास में मील का पत्थर बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की वित्तीय समितियों ने 2020-21 में पड़ताल के लिए विषयों के चयन के साथ कामकाज शुरू कर दिया है। सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने भी जांच पड़ताल के लिए 24 अहम विषयों का चयन किया है। लोकसभा में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने 2020-21 में जांच पड़ताल के लिए 24 विषयों का चयन किया है। समिति सरकारी उपक्रमों की रिपोर्ट्स और लेखाओं की जांच के साथ उनकी स्वायत्तता और दक्षता की जांच पड़ताल करती है। समिति ये भी देखती है कि इनकी व्यवस्था ठोस कारोबारी सिद्धांतों और उचित वाणिज्य प्रथाओं के तहत हो रही है या नहीं। समिति ने 11 उपक्रमों की गहन पड़ताल का फैसला किया है। इनमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NBCC लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, NTPC, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है। समिति ने 8 क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज की पड़ताल का फैसला किया है। साथ ही कई 5 ऑडिट आधारित पड़ताल होगी। इनमें शामिल हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां, पावर सेक्टर के उपक्रमों और कोल इंडिया का CSR में योगदान, केंद्रीय उपक्रमों में कॉरपोरेट गवर्नेंस, स्टील सेक्टर के उपक्रमों की समीक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा, महारत्न PSU में अनुसंधान विकास गतिविधियों का मूल्यांकन। प्राक्कलन समिति ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में अहम विषयों को पड़ताल के लिए चुना है। ये 22 सदस्यों वाली समिति है। इसमें राज्यसभा से 7 सदस्य प्रसन्न आचार्य, बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, अनिल देसाई, जोगनीपल्ली संतोष कुमार, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर और M षणमुगम शामिल हैं। बाकी 15 सदस्य लोकसभा से हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन की 8 अहम स्थायी समितियों के रिक्त पदों पर सांसदों की नियुक्ति की है। राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी BAC में प्रोफेसर मनोज कुमार झा, मल्लिकार्जुन खड़गे, वी विजयन साई रेड्डी और शिव प्रताप शुक्ला को सदस्य बनाया गया है। वहीं नियम समिति में अनिल बलूनी, वशिष्ठ नारायण सिंह और अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। विशेषाधिकार समिति में डॉक्टर अनिल जैन और सरोज पांडे को सदस्य बनाया गया है। उच्च सदन की 1 दर्जन स्थायी समितियों में से 3 कार्यमंत्रणा, सामान्य प्रयोजन और नियम समिति का नेतृत्व स्वयं सभापति एम वेंकैया नायडू के हाथ में है। राज्यसभा के गठन के दौरान 1952 में नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति और आवास समिति बनी थी। बाकी समितियां बाद में गठित की गईं। सभापति ने जिन सदस्यों की नियुक्ति की है उनमें सबसे अधिक 7 सदस्य अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति में बनाए गए हैं। अधीनस्थ विधान समिति में अभय भारद्वाज, GC चंद्रशेखर, राजेंद्र गहलोत, प्रेमचंद्र गुप्ता, GVL नरसिंह राव, KR सुरेश रेड्डी और तिरुचि शिवा सदस्य बनाए गए हैं। वहीं याचिका समिति में डॉक्टर L हनुमंतया को सदस्य बनाया गया है। अब खबर अयोध्या में बुधवार को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिलान्यास की।
रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उल्लास में अयोध्या नगरी डूबी हुई है। सड़कों, गलियों से लेकर छतों पर केसरिया पताके लहरा रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के लिए 3 दिन तक चलने वाला भूमि पूजन अनुष्ठान आज गौरी गणेश पूजा से शुरू हो गया। ये अनुष्ठान 5 अगस्त तक चलेगा। सोमवार सुबह से भूमि पूजन का कार्यक्रम माता सीता की कुलदेवी छोटी देवकाली और भगवान राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली की आराधना के साथ शुरू हुआ है। पूजन के साथ ही विभिन्न धार्मिक आयोजन भी शुरू हो गए हैं। इस बीच अयोध्या में 5 अगस्त तक मनाए जाने वाले दीपोत्सव की जगमगाहट ही देखते बन रही है। रोशनी में नहाई अयोध्या के अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए भक्तों और मेहमानों का आज से अयोध्या आना शुरू हो गया है। अयोध्या में 5 अगस्त तक सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। राम मंदिर के निर्माण से पहले हो रही इस बेहद खास तैयारी से देश भर के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों समेत करीब 2000 स्थानों की मिट्टी और 100 नदियों का जल लाया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मंगलवार को रामार्चा पूजा होगी। अयोध्या के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी में भी मंगलवार को निशान पूजा संपन्न की जाएगी। इसके बाद 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दोपहर में शुभ मुहूर्त में शिलान्यास के कार्यक्रम से पहले वेदी पूजन संपन्न करा ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में भूमि पूजन अनुष्ठान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि परिसर और सुरक्षा व्यवस्था के निरीक्षण समेत अयोध्या का हवाई सर्वेक्षण भी किया। 5 सदियों के लंबे इंतजार के बाद सच हो रहे करोड़ों भक्तों के इस सपने को साकार करने और उसे मूर्त रूप देने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिन रात जुटे हुए हैं। 25 जुलाई के बाद सोमवार को दोबारा अयोध्या आए योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक के बाद हनुमानगढ़ी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सरयू पूजन और सरयू के जल से आचमन भी किया और इसके बाद राम की पैड़ी का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे और ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, देखने के लिए। आयोजन से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सारे काम किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि ट्रस्ट ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है उसी के अनुसार सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। अयोध्यापुरी में आगमन के लिए वही लोग यहाँ पर आएँ जो आमंत्रित हैं। बाकी सभी श्रद्धालुजन, यद्यपि हर एक श्रद्धालुजन की, हर एक भारतीय की इच्छा होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के वे साक्षी बने, लेकिन 135 करोड़ लोगों की आकांक्षा के प्रतीक आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन सब का प्रतिनिधित्व स्वयं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। कार्यक्रम के लिए करीब 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की घड़ी अब नजदीक आ गई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करेंगे और पारिजात वृक्ष का रोपण भी करेंगे।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सोमवार को जानकारी दी। हमने इस आयोजन में भारतवर्ष की लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को निमंत्रण भेजा है। ये आध्यात्मिक परंपराएं लगभग भारतवर्ष के भूगोल का प्रत्येक हिस्सा स्पर्श करती है। राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को आमंत्रित किया गया है। महात्मा संतों को मिलाकर लगभग 200 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इस निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड है। यह सिक्योरिटी कोड केवल एक बार ही काम करेगा। इस पत्र को लेकर कोई व्यक्ति प्रवेश किया, किसी आवश्यक काम से वापस बाहर आ गया गेट के, तो दोबारा ये सिक्योरिटी कोड काम नहीं करेगा। कार्यक्रम में सुरक्षा बंदोबस्त को और मजबूत बनाते हुए निमंत्रण पर सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल किया गया है और ये कोड सिर्फ एक ही बार काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कई राज्यों में बाढ़ का संकट बढ़ता जा रहा है। बिहार और असम के बाद अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तांडव मचाया है। बाढ़ से अब तक लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। बिहार में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। उत्तर बिहार में तिरहुत नहर, बाया नदी पर बना तटबंध और जमींदारी तटबंध टूटने से कई और इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ से 14 जिलों में करीब 54 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ जनित घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। राज्य में बाढ़ प्रभावित कुल लोगों में आधे मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में हैं। एनडीआरएफ की 20 और एसडीआरएफ की 11 टीमें बचाव अभियान में लगी हैं। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हालांकि राज्य के 20 जिलों में अब भी करीब 10,63,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 135 है। यहाँ ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 293 गांव बाढ़ से प्रभावित है। बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, संत कबीर नगर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर बाढ़ से प्रभावित हैं। राप्ती, घाघरा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इससे हालात बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के छतरपुर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना महामारी के चलते लागू नियमों की वजह से सीमित लोगों की उपस्थिति में अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले अमर सिंह का पार्थिव शरीर उनके छतरपुर आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सांसद जया प्रदा और उनके समर्थकों ने अमर सिंह के आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 64 वर्षीय अमर सिंह लंबे समय से बीमार थे और उनका सिंगापुर के एक अस्पताल में शनिवार को निधन हो गया था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की आज जयंती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां लिखी। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो इसे ये व्यर्थ न हो। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि ये अमर पंक्तियां मानव पुरुषार्थ का आह्वान करती हैं। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की जन्म जयंती पर उनके अमर कृतित्व को सादर नमन किया। एम वेंकैया नायडू ने लिखा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके लिए ये गौरव का विषय है कि राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य के रूप में मैथिली शरण गुप्त ने संसद के उच्च सदन की प्रतिष्ठा में वृद्धि की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार कोरोना महामारी और कई जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति के चलते लोग काफी एहतियात बरतते नजर आए। रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और राष्ट्रपति संपदा क्लिनिक की नर्सों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया। राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी से लोगों की रक्षा करने में नर्सों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, राखी भाई बहन के पवित्र स्नेह की प्रतीक है जो नारी की गरिमा और सम्मान की रक्षा की अपेक्षा भी करती है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने भावुक होते हुए पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की दिग्गज नेता रही दिवंगत सुषमा स्वराज को याद किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को स्वर्गीय सुषमा स्वराज हर साल राखी बांधती थी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने राखी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और एक वीडियो शेयर किया। प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर की राखी के जवाब में उनके प्रेम और स्नेह को प्रेरणा और ऊर्जा बताया। उन्होंने कहा कि करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से हमारा देश नित नई ऊंचाइयों को छुएगा, नई नई सफलताएं प्राप्त करेगा। प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि त्योहारों के बीच भी आप कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी एहतियात और सावधानियां बरत रहे होंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।